नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए जैसे हम बाकी यूनिट्स, बाकी टॉपिक या बाकी सब्जेक्ट को कवर करते आए हैं, सेम उसी प्रकार से इसे भी इन डेप्थ और ऑथेंटिक रूप से कवर करेंगे। इसके अलावा लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट और एमसीक्यूज के अलावा आपको ना तो कोई किताब के लिए ना तो किसी कोर्स के लिए पैसा खर्चा करने की आवश्यकता होगी। तो कृपया करके इसे शानदार तरीके से पढ़ें, क्रिस्प नोट्स बनाएं, पढ़ने के बाद टेस्ट और एमसीक्यूज को कवर करें। पूर्ण रूप से आपके टॉपिक्स जो है कंप्लीट होते जाएंगे। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर कई संशोधन किए गए हैं। जैसे 2019 में एक संशोधन हुआ था, उसके बाद एक अधिसूचना भी आई थी, तो उन अधिसूचना के द्वारा इनमें कुछ संशोधन हुए हैं। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि मूल अधिनियम पढ़ जाते हैं, जहां पर आपको फिर वेतन या फिर टेन्योर के संबंध में गलती दिख सकती है, आप उत्तर गलत लगा सकते हैं। तो हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे और जैसा कि हमारा तरीका है, जो थ्योरी रहती है या कॉन्सेप्ट रहते हैं उसे पूर्ण रूप से समझेंगे और जहां याद करना है, जैसे शुरुआत से लेकर अंत तक के मुख्य सूचनाएं, तो उन्हें कोरिलेशन के माध्यम से भी शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सब कुछ आपका याद हो जाएगा और जो तथ्य है, फैक्ट है, उनको बेहतरीन तरीके से अपन दिमाग में बिठा लेंगे। तो इन सभी के लिए जैसे हमारे जो लेक्चर्स है ये आपको बाइलिंगुअल मिल रहे हैं। इंग्लिश टर्म्स को, टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में भी यूज कर रहा हूं। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ में आपको अलग अलग सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी प्रकार से टेस्ट और एमसीक्यूज भी आपको सेपरेटली ही मिलेंगे। तो इन सभी के लिए आपको हमारे इन सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाना है। जैसे फेसबुक पर आपको कई लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर आपको रील्स के माध्यम से कोरिलेशंस के द्वारा कई टॉपिक आसान करवाएंगे। आप हमारे नंबर पर कोई भी क्वेरी प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा। ज्ञानदूत एकेडमी, साथ ही साथ हमारा जो अमित शुक्ला नोट्स ऑफिशियल चैनल और ज्ञानदूत एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, दोनों पर ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ आपको अलग अलग मिलेगी। एक जगह ऐड होंगे तो आप मिस कर सकते हैं। ज्ञानदूत एकेडमी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर कई टेस्ट एमसीक्यूज आपको आगे देखने को मिलेंगे और यूट्यूब चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन सभी को संबंधित प्लेटफॉर्म पर सर्च करके ऐड हो सके और हमारी ज्ञानदूत एकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने देकर रखी है। तो चलिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एमपी पॉलिटी स्पेशल में। तो मैं सबसे पहले तो नाम लिख देता हूं, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। ठीक, अब दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण रूप से याद रखें आप। क्या? इस राज्य सूचना आयोग को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आरटीआई एक्ट 2005 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर लो या फिर किसी भी राज्य के सूचना आयोग के गठन की बात कर लो, सब कुछ आरटीआई एक्ट 2005 में ही दिया गया है। इसी अधिनियम के तहत किसी राज्य का सूचना आयोग गठित होता है। तो आरटीआई एक्ट पढ़ना आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि आपको आरटीआई एक्ट 2005 सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में जरूरी है। हमको कुछ एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन बैकग्राउंड के लिए कुछ बातें आपको जरूर देखना है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है, ये वर्ष वर्ष सब अभी कोरिलेशन से याद करवाता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आरटीआई एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं, मतलब चैप्टर्स कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस कितनी हैं, ठीक है, और कुल शेड्यूल्स कितनी हैं, मतलब अनुसूचियां कितनी हैं, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम अध्याय की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो उसमें कुल 6 अध्याय या चैप्टर्स है जिसमें ये विभाजित है। कुल धाराएं कितनी है, तो 31 धाराएं या सेक्शंस है जो इस आयोग में है या इस अधिनियम में है, और अनुसूचियां जो है ये कुल कितनी है, 2 है। ठीक, ये तो हो गया कच्चा चिट्ठा इसके अधिनियम का। अब
अनुसूचियां आपको दोनों की दोनों देखना है, जो कि अंत में देखेंगे। बहुत आसान है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें खास, मतलब कहने के लिए तो बहुत खास है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत आसान है। धाराएं 31 आपको 31 की 31 नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको मूल रूप से पढ़ना है धारा 15, धारा 16 और धारा 17, क्योंकि इस अधिनियम की यही 3 धाराओं के तहत ही किसी राज्य सूचना आयोग के गठन, संरचना, पदावधि, सेवा शर्तें, योग्यताएं, अयोग्यताएं, पात्रताएं, सब कुछ इसी धारा के इन्हीं धाराओं के तहत दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन धाराएं भी हैं, जैसे 18, 19, 20, 25, ये कुछ ऐसी धाराएं हैं, इनके अलावा भी है लेकिन वो जरूरी नहीं है। 18, 19, 20, 25 ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र और राज्य सूचना आयोग के लिए कॉमन है। जैसे अपील की बात कही गई है, कार्य और शक्तियों की बात कही गई है, तो 18 में कार्य शक्तियां हैं, 19 में अपील किस प्रकार से की जा सकती है केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में शास्ति या पेनल्टी की बात कही गई है, 20 में मॉनिटरिंग की बात कही गई है, 25 की तो ये भी है। तो मूल रूप से तो लेकिन 15, 16, 17 है, लेकिन इन्हें भी अपन एक बार देख लेंगे, बहुत आसान रहने वाला है। क्लियर है बात। अब ये जो 15, 16, 17 जो राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित बातें हैं, ये अध्याय 4 में लिखा गया है, मतलब अध्याय आपको केवल चौथा देखना है। प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, तो इस प्रकार से आ सकता है कि आरटीआई एक्ट 2005 के कौन से अध्याय में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो वो है अध्याय 4, है ना। और 15, 16, 17 किस में क्या लिखा है ये तो अपन देखने ही वाले हैं। तो इस प्रकार से ये है राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में शुरुआती बातें। ठीक, अभी अपन सब कुछ आएंगे, सब आपको डेट वेट सब कुछ याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बातें समझ तो लें, है ना, समझने वाली बातें जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे की। अब राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है आरटीआई एक्ट 2005, जो कि मैंने आपको बताया है। तो हमें यह देखना है कि इस राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर इस अधिनियम जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स है, एक बार जरूर याद कर लेना, क्योंकि मेंस में अगर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आपसे पूछा जाए तो आप यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, सरकार जो लोकतांत्रिक शासन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहां पर, तो लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी, यहां पर सरकारी मशीनरी का मतलब क्या है, सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले लोक प्राधिकारी, लोक अधिकारी या अधिकारी ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरियों को जनता के प्रति क्या बनाना, जवाबदेह बनाना, है ना, क्योंकि आप सूचना मांगोगे तो जवाबदेही तो स्थापित होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करना, मतलब ट्रांसपेरेंसी बनेगी, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। ठीक है, तो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेह या उत्तरदायित्व को स्थापित करना। और तीसरी बात यहां पर क्या की गई है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त कर सके। अब संदर्भ यह है कि कुछ ऐसे विभाग है या कुछ ऐसी सूचना होती है जिसके बारे में सूचना आप नहीं ले सकते, जो अनुसूची 2 में लिखी गई है, बाद में अपन देखने वाले हैं। तो यह है इसके क्या कुछ मुख्य उद्देश्य, जो कि आपको पीडीएफ में सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। तो अभी हम आते हैं राज्य केंद्र सूचना जो आरटीआई एक्ट अधिनियम है 2005 स्थापित, पारित, लागू कब हुआ, है ना। तो अभी भी हम आरटीआई एक्ट में ही चल रहे हैं, क्योंकि यही से तो सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो आरटीआई एक्ट 2005 में 2 प्रकार से अन्य प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो एक तो होता है पारित कब हुआ, मतलब पास कब हुआ, और दूसरा प्रश्न यहां पर आ सकता है लागू कब हुआ, है ना, मतलब इनेक्ट कब हुआ। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इंप्लीमेंट कब हुआ।
क्लियर। तो बात क्या है, पारित अगर प्रश्न आता है कि आरटीआई एक्ट 2005 पारित कब हुआ, तो 15 जून 2005 को, और लागू कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को। बहुत महत्वपूर्ण बात, याद कैसे रखोगे, बहुत आसान है। देखो, जूने का मतलब समझते हो, जूना, जूना का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, 15 दिन जूनी सूचना 12 बार दी गई, कितने लोगों को, 5 लोगों को, ये आपको खत्म हो गया। मतलब 15 दिन जूनी सूचना जो है 12 बार दी गई, कितने लोगों को, 5 लोगों को। तो 15 जून हो गया, ठीक है। 12 बार मतलब अक्टूबर, है ना, 12 अक्टूबर, और 5 से 2005। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और यही से आपके लिए याद हो जाएगा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो यहीं पर मैं कोरिलेशन बता देता हूं, आगे फिर वापस से पढ़ेंगे ही से। तो देखो, जून आपको पता चल गया, 15 दिन जूनी सूचना, तो 15 जून 2005 को पारित हुआ था। और हमको यह भी पता चल गया कि अक्टूबर 12 बार दी गई, मतलब अक्टूबर आ गया यहां पर। अब क्या करना है, जून से 2 महीने आगे जाओ और अक्टूबर से 2 महीने पीछे आओ, तो जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। और अक्टूबर से 2 महीने पीछे आओगे तो भी अगस्त हो रहा है। मतलब 1 महीना इधर छोड़ोगे, 1 महीना इधर छोड़ोगे, तो आना तो अगस्त ही है। तो अगस्त आपको पता चल गया। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या देखा था, अगस्त बनाया है, तो 22 हो गया। वर्ष आपके लिए है ही सही 2005। तो 22 अगस्त 2005 को ही मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप देख सकते हैं। पारित हुआ 15 जून 2005 को, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, और इसी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को कर दिया गया। क्लियर है बात। चलिए, अब ये सब बातें तो बेसिक हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाकी आगे भी मैं आपको और बताऊंगा सही, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि 15, 16, 17 ये मेन है ना, ये मेन धाराएं हैं। तो अब इन्हीं धाराओं से हमको राज्य सूचना आयोग की समस्त जानकारियों को प्राप्त करना है। बात करते हैं हम सबसे पहले धारा 15 के अंतर्गत। अभी धारा 15 ही चलेगी थोड़े समय तक। तो धारा 15 के अंदर जो है खंड 1, या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉज 1, ये बोलता है गठन की बात। किसी भी राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15, और अगर आप एकदम बोलो कि टू द पॉइंट की बात करेंगे तो धारा 15 का 1 जो है वो गठन की बात बोलता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन भी क्या हुआ है, धारा 15 या धारा 15 के खंड 1 क्लॉज 1 के द्वारा ही किया गया है। तो गठन, इसमें क्या याद रखना है, तो बस इतनी बात है कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15(1) के तहत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया। ये है इसके गठन की बात, जो कि धारा 15(1) में दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं हम धारा 15(2) की, जो कि बताता है संरचना से संबंधित, मतलब किस प्रकार से इसका कंपोजिशन रहेगा, कितने मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे, ये सभी बातें इसमें रहने वाली है। तो संरचना का मतलब यहां पर क्या है, तो देखो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा इसमें, ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त, महत्वपूर्ण बात है। और प्लस बोल दिया गया है कि अन्य सूचना आयुक्त भी रहने वाले हैं। लेकिन यहां से प्रश्न बहुत अच्छा आने वाला है,
अन्य सूचना आयुक्त तो लिख दिए हैं कि एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ कुछ अन्य सूचना आयुक्त भी रहेंगे, लेकिन वहां पर संख्या निर्धारित कर दी गई है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बताई गई है, मैक्सिमम। कितने हो सकते हैं अन्य सूचना आयुक्त? तो 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार संख्याएं कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी राज्य सूचना आयोग में 10 से अधिक अन्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। यह होता है धारा 15 के खंड 2 के अंतर्गत संरचना या कंपोजिशन, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और साथ ही साथ 10 अन्य सूचना आयुक्त होने वाले हैं। बात करते हैं हम धारा 15(3) की। ठीक है, ये धारा 15(3) क्या बताता है कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है नियुक्ति की प्रक्रिया। अगर हमें इन्हें नियुक्त करना है तो सबसे पहली बात, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा। देखो, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन इसके लिए किसी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करना है तो उनको सिलेक्ट करने के लिए यहां पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं चयन समिति, है ना, चयन समिति। ये चयन समिति ही डिसाइड करेगी कि कौन व्यक्ति हो सकता है, और फिर राज्यपाल उनको क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। इस चयन समिति में 3 मेंबर्स होंगे, जिनमें अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होता है भाई साहब मुख्यमंत्री संबंधित राज्य का। ठीक है, दूसरी बात, अन्य सदस्य होंगे 2, तो एक सदस्य तो हो जाता है विपक्ष का नेता, ओपोजिशन का नेता। जैसे हम बोल सकते हैं मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मोहन यादव है ना, विपक्ष का नेता तो उमंग सिंघार की बात कर सकते हैं, वो हो जाएंगे। और एक और सदस्य कौन होगा? तो एक और सदस्य ऐसा होगा जिसे कैबिनेट मंत्री, जिसे मुख्यमंत्री क्या करे? नामित करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे निर्मला भूरिया है, वो बाल विकास मंत्री है, तो उनको नामित कर दिया कि आप चयन समिति में सदस्य होंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से चयन समिति रहेगी, जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, सदस्य विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, जिसको मुख्यमंत्री नामित करेंगे, और अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये नियुक्त के लिए इनकी सिफारिश करेंगे नियुक्ति के लिए, और फिर राज्यपाल क्या कर देंगे? इन्हें नियुक्त कर देंगे। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से 15(3) के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। बात करते हैं हम धारा 15(4) के तहत। तो 15(4) बताता है इनकी योग्यताएं क्या क्या रहेंगी। ठीक है, तो आपको इसको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है योग्यताओं को। योग्यताएं में ऐसा बोल दिया गया है कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो अलग अलग विषय के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हो, जैसे समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गई, कई सारे डिपार्टमेंट या कई सारे विषय है, उनमें से किसी भी विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट योग्यता नहीं बताई गई है कि ये होना चाहिए। तो बस इतनी ही बात योग्यताओं में है, तो बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अपात्रताओं की बात करें तो अगर आपने पॉलिटी कभी भी पढ़ा है तो ये सबके लिए लगभग क्या होती है? अपात्रताएं या अयोग्यताएं। तो ये लगभग सेम ही रहती है, जिसको अनर्हता बोलते हैं हम। डिस्क्वालीफाई किस प्रकार, डिस्क्वालिफिकेशन तो छोड़ो, अपात्र मतलब कि कौन व्यक्ति अपात्र होगा या कौन सा व्यक्ति राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत मुख्य सूचना आयोग या अन्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। तो पहली शर्त तो क्या हो जाती है? पहली शर्त बहुत ही आसान और सिंपल कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लेक्चर्स देख लो, सब पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या बोली गई है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात क्या है, किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत किसी विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, मतलब विधायक भी नहीं होना चाहिए, एमएलए भी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। तीसरी बात क्या है, किसी भी लाभ का पद को धारण ना करे, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पॉलिटिकल लेक्चर से आप समझ लीजिएगा शानदार तरीके से कौन सा अनुच्छेद के संदर्भ में है, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो लाभ का पद मतलब यहां पर आप ये बोल सकते हो कि कोई ऐसा पद जिससे आपको किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त हो, और इसमें लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है। अभी के लिए आप केवल इतनी बात याद रखिए कि लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो। चौथी बात यहां पर क्या है, किसी भी प्रकार की वृत्ति या आजीविका, है ना, आजीविका नहीं करेगा, मतलब कोई भी बिजनेस या किसी भी प्रकार के अन्य काम इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे हमने देख लिया एमपी नहीं रहे, एमएलए नहीं रहे, लाभ का पद धारण न करे, वृत्ति या आजीविका या किसी भी प्रकार का व्यापार ना करे, साथ ही साथ यहां पर यह बोल दिया गया है किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये जुड़ा हुआ ना हो। बस इतनी अपात्रताएं हैं जो किसी व्यक्ति में अगर होगी तो वो नहीं कर सकता है या नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बनना है तो सांसद अगर कोई है और ये बनना है, पद छोड़ दो। एमएलए है, बनना है, पद छोड़ दो तो आप योग्य हो जाएंगे। तो ये कुछ अपात्रताएं हैं, आप देख लीजिए, संसद का सदस्य ना हो, एमएलए ना हो, है ना, लाभ का पद धारण ना किया हो, किसी राजनीतिक पार्टी का मतलब यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि किसी राजनीतिक पद पर नहीं आसीन हो वो, और अवृत्ति या आजीविका या बिजनेस किसी प्रकार से ना करे। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर रहा है तो अपात्र कहलाएगा, अगर नहीं कर रहा है या था और छोड़ दिया है तो फिर पात्र हो जाएगा, लेकिन अगर है तो वो फिर क्या रहेगा, अपात्र ही रहने वाला है। क्लियर है बात। तो ये है 15, अच्छा ये 15(6) में आएगा, है ना। 15(5) आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, 15(5) में ऐसा कुछ है नहीं, तो अपात्रता है तो 15(6) में ही रहने वाली है। तो आप देखो, सबसे पहले गठन ही होगा, फिर संरचना होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया, फिर योग्यताएं और फिर अपात्रताएं। तो ये तो कॉमन तरीके से आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक, तो 15(6) तक की सभी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि है 15(7), है ना, धारा 15(7। यहां पर बोलता है मुख्यालय, कि किसी राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है ये कहां पर होगा। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पर ये है कि राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि उस राज्य का सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर होना चाहिए। ये राज्य सरकार के ऊपर है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर भोपाल में है, और इस हेडक्वार्टर का नाम क्या है, सूचना भवन। ठीक है। और ये जो सूचना भवन है ये स्थापित कब किया गया था, बनाया कब गया था, तो याद रखना आ सकता है ये प्रश्न, 22 जुलाई 2012 को ये क्या किया था, स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। तो कुल मिला के 15 आप देख रहे होंगे कि धारा 15 पूर्ण रूप से किसी राज्य सूचना आयोग के को स्थापित करने से ही संबंधित है। जैसे गठन में, संरचना में, नियुक्ति, योग्यताएं, अपात्रताएं, है ना, हेडक्वार्टर, ये एक मूल रूप से गठन की बात हो रही है ना। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको बस मेनली इतनी बातें याद रखनी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। तो 15 तो पूरी खत्म हो गई, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आरटीआई एक्ट अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में राज्य सूचना आयोग के संरचना का प्रावधान है, या नियुक्ति का प्रावधान है, या योग्यताएं, या अपात्रताएं, या मुख्यालय या गठन का प्रावधान है, तो 15। लेकिन स्पेसिफिक रूप से भी पूछा जा सकता है, तो फिर आपको 1, 2, 3, 4 याद रखने पड़ेंगे, और 15, 16 ही तो देखना है, 17 में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो अवश्य रूप से ये ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। चलिए भैया, तो ये होती है 15।
अभी हम आते हैं धारा 16 पर। ठीक है, कौन सी? धारा 16 के अंतर्गत। अब देखो, धारा 16 पढ़ने से पहले आपको यहां पर कुछ बातें याद रखना है, अन्यथा आप एग्जाम में 100% गलत ही कर आएंगे। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक तो है मूल अधिनियम, जो कि है 2005 का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 2019 में एक संशोधन हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, मूल अधिनियम में 2019 में कुछ संशोधन हुए। हमको संशोधन केवल राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में ही देखना है। और इसके बाद अधिसूचना, है ना, एक सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत इसमें फिर से क्या किए गए, चेंजेस किए गए। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि मूल अधिनियम में क्या प्रावधान थे, 2019 के संदर्भ में अमेंडमेंट के द्वारा क्या चेंजेस किए गए, और उसके बाद अधिसूचना के संदर्भ में क्या चेंजेस किए गए, और वही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दो ही धाराओं या उपधाराओं के संदर्भ में बातें याद रखनी है। एक तो है 16(1) और एक है 16(5). बस क्लियर है? तो देखिए, 16(1) से संबंध, 16(1) का संबंध किससे है? टेन्योर से है, मतलब पदावधि, कि कोई राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, उसका कार्यकाल क्या है। और 16(5) बात करता है वेतन भत्ते की, है ना, सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है। ठीक, तो दो बातों में ही हमको संशोधन देखना है। मूल अधिनियम की बात करें तो मूल अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि किसी राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 साल जो भी पहले हो वो होगा। ठीक है, 5 वर्ष या 65 जो भी पहले हो का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, राज्य सूचना आयुक्त बना है 60 साल की उम्र में, 60 छोड़ दो, हम 62 लेते हैं, 62 साल की उम्र में मुख्य सूचना आयुक्त बना। अब 62 से 63, 64, 65, 66, 67, 67 साल की उम्र में इसके 5 साल पूरे होंगे। लेकिन बताओ 5 साल पहले होगा या 65 साल का वो पहले होगा? तो 65 साल का पहले होगा, तो इसका मतलब इनमें से जो भी पहले हो उस समय वो हट जाएगा। ये मूल अधिनियम में बातें कही गई थी। ठीक है, और वेतन भत्ते के संदर्भ में मूल अधिनियम में क्या बोला गया था? तो ये बोला गया था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा उसका जो वेतन है वो किसके अनुसार होगा? जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बराबर होगा। और अन्य सूचना आयुक्त जो भी होंगे उनका किसके बराबर का होगा? तो भारत सरकार के मुख्य सचिव के बराबर होगा, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा। ये मूल अधिनियम में बातें बताई गई थी। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, टेन्योर बोला गया 5 साल या 65 वर्ष जो भी हो, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और वेतन भत्ते बोल दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर वेतन भत्ते होंगे, और अन्य सूचना आयुक्त का भारत के मुख्य सचिव के बराबर वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। 2019 में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन ये कर दिया गया ना तो 5 वर्ष, ना तो 65 वर्ष, और ना तो वेतन भत्ते इसके मुख्य सूचना आयुक्त के इनके बराबर, और ना तो इनके बराबर, कुछ भी नहीं। सब कुछ सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि सब कुछ अब केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, दैट्स ऑल। मतलब जितनी भी शर्तें मूल अधिनियम में बताई गई थी पदावधि से रिलेटेड और वेतन भत्ते से रिलेटेड, उन सबको हटा दिया गया और बोल दिया गया कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
बाद में एक अधिसूचना आती है और अधिसूचना में ये बोला गया कि भैया ये सब नहीं चलेगा। अधिसूचना में ये बोल दिया गया कि 3 वर्ष टेन्योर होगा, पदावधि जो है वो कितने साल होगी, 3 वर्ष होगी। इसमें एक शर्त हटा दी गई 65 वर्ष वाली। बस सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि कोई भी मुख्य सूचना या अन्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष तक अपने पद पर रहने वाला है। और वेतन भत्ते के संदर्भ में यह बोल दिया गया कि केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी भैया। तो ये शर्त एज इट इज रख दी गई। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखो ना, तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन भत्ता है वो मुख्य सचिव के बराबर ही रहता है। पहले क्या था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर, यहां पर केंद्र सरकार बोल दिया। ये बोल दिया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त सभी केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी, चाहे राज्य के संदर्भ में सूचना आयोग है ना। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आज के समय में किसी मुख्य सूचना आयुक्त जो राज्य का है उसको मुख्य सचिव के बराबर का वेतन भत्ता मिलता है, और अन्य सूचना आयुक्त को अतिरिक्त सचिव जो होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके अनुसार वेतन भत्ता मिलता है। ये है इसमें सबसे बड़ा चेंजेस, और यहां से कई प्रश्न आ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न अगर ये आए, अगर ये पूछे स्पेसिफिक रूप से किस आरटीआई एक्ट 2005 के मूल अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त का पदावधि कितनी है या थी, तो 5 या 65 वर्ष, और वेतन भत्ते पूछे तो इस प्रकार से। लेकिन प्रश्न में मूल अधिनियम लिखा होना चाहिए। अगर ये पूछ लिया जाए वर्तमान के संदर्भ में, सीधा सीधा स्पष्ट पूछ लिया जाए कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी बोला नहीं गया है, मतलब वर्तमान रूप पूछा जा रहा है। तो फिर आप दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा 3 वर्ष लगा के आओ, दैट्स ऑल। और यहां पर पूछ लिया जाए तो केंद्र सरकार, और स्पेसिफिक और डिटेल है तो फिर ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है धारा 16 भी पूर्ण रूप से खत्म, और कुछ आपको 16 में पढ़ने की आवश्यकता इसके अनुसार या इसके अलावा नहीं है ना। ये हो जाएगा मेन। अच्छा, यहां आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको पदावधि से रिलेटेड बात बताई गई है और वेतन भत्ते से रिलेटेड बात बताई है। मतलब 16, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब 16(1) और 16(5) जो है ये मेन है जिसमें संशोधन हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं कि 16(1) और 16(2) जो है ये लगभग इसी से रिलेटेड है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और एक बात आप यहां पर ये और याद रखें कि पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होगा, मतलब रीअपॉइंटमेंट जो है इसमें नहीं किया जा सकता है। ये सभी बात 16(1) और 16(2) में ही बोली गई है। मतलब 16(1) और 16(2) जो है स्पेसिफिक रूप से टेन्योर से ही रिलेटेड है ना। और वर्तमान में बात याद क्या रखें आप, 3 वर्ष, और साथ ही साथ पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, और 16(5) भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए तो 16(3) देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चल 16(3) की बात करते हैं और 16(4) की भी बात कर लेते हैं। 16(3) बोलता है त्याग पत्र के शपथ के बारे में, ठीक है। और 16(4) क्या बोलता है, त्याग पत्र के बारे में। तो किसी राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयोग पद प्राप्त करने से पहले राज्यपाल के समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा। कौन सी अनुसूची में इसका प्रोफार्मा दिया गया है, अनुसूची में शपथ के संदर्भ में, तो पहली अनुसूची में। 2 अनुसूची आप याद रखिएगा, तो दूसरी अनुसूची की सबसे पहली अनुसूची जो है 2 में से पहली, उसमें मुख्य सूचना और अन्य सूचना आयुक्त के शपथ का प्रारूप दिया गया है कि कैसे शपथ लेंगे, है ना, सब कुछ बताया गया है उसमें। तो पहली अनुसूची भी आपको अब याद हो जाएगी। त्याग पत्र की बात करें
तो ये भी किसके समक्ष ही दिया जाएगा? त्यागपत्र राज्यपाल को ही दिया जाएगा। मतलब कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त शपथ ले रहा है तो राज्यपाल के समक्ष ही लेगा, और त्याग पत्र पहली अनुसूची के संदर्भ में, और त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। और 16(5) वेतन भत्ते तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। क्लियर है? तो ये 15 भी खत्म हो गई और 16 भी खत्म हो गई। धारा 17 बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। धारा 17 जो है कहने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन याद करने के लिए बहुत कुछ नहीं रहेगा। धारा 17 बोलती है कि इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी रहेगी। ठीक है, कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को अपने पद से रिमूव करने की प्रोसीजर्स क्या क्या रहेंगी, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही दे रहा है और हटाएगा भी राज्यपाल ही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जब सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगी किसी व्यक्ति को जैसे कोई मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त है, उसको हटाने से संबंधित कोई मामला आया है, तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और जांच करने के बाद सही पाया जाता है तब ही राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है। तो ये है धारा 15, 16, 17 जो स्पेसिफिक रूप से मुख्य किसी राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में ही है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बात बोली कि कुछ धाराएं जैसे 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये कुछ ऐसी धाराएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो इनका, और जैसा मैंने आपको बोला है उस प्रकार से आप इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 18, 19, 20, 25 जो है ये सभी के सभी ऐसे कुछ धाराएं हैं जो केंद्र राज्य दोनों के संदर्भ में है ना। ये जरूरी नहीं है, लेकिन उड़ते तीर के रूप में आपसे अवश्य पूछे जा सकते हैं। कुछ डिसाइड तो नहीं है, आयोग को जरूरी लगेगा तो पूछ लेगा, इसलिए इनको याद कर लेना बहुत आसान है। देखो 18 में क्या बोला गया है, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग और साथ ही साथ केंद्रीय सूचना आयोग के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स रहने वाली है, कर्तव्य और शक्तियां। अंदर मत पढ़ना कुछ भी, केवल यह प्रश्न आ सकता है कि आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान दिया गया है, तो वो है धारा 18। ठीक है, धारा 19 क्या बोलता है, अपील की बात करता है। अब अपील थोड़ा सा समझ लो आप, बहुत आसान है। जैसे एक व्यक्ति है ए, इसको समझ लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक व्यक्ति है ए, उसको किसी संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो वो आवेदन करेगा संबंधित विभाग में। तो आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसको सूचना प्राप्त होनी चाहिए, और अगर हो गई है और वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो फिर प्रथम अपील कर सकता है। दो तरह से अपील की जा सकती है। प्रथम अपील कब होगी, तो एक व्यक्ति जिसने आवेदन दिया है सूचना प्राप्त करने का, अगर उसको 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हो चुकी है लेकिन वो उससे असंतुष्ट है, तो वह प्रथम अपील कर सकता है। और ये अपील छोटे लेवल पर होती है, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, द्वितीय अपील भी होती है एक, जिसमें क्या बोला गया है कि अगर सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है, सूचना प्राप्त हो गई है, साथ ही साथ अगर वो असंतुष्ट है तो 45 दिन के भीतर
या आप ये बोल सकते हो कि पहली अपील कर दी आपने, फिर जब इससे असंतुष्ट हो तो प्रथम अपील आपने कर दी है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन प्रथम अपील से भी आप असंतुष्ट हो, है ना, पूर्ण रूप से, तो आप द्वितीय अपील करोगे 45 दिन के भीतर भीतर। और ये अपील फिर ऊपर लेवल पर जाती है, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में जाती है, और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में राज्य सूचना आयोग में जाती है। तो प्रथम अपील 30 दिन और द्वितीय अपील जो है 45 दिन के भीतर, है ना। अब ये 45 दिन आप समझ लो, क्योंकि 90 दिन भी आएगा कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति है ए, इसने सूचना का आवेदन दिया, सूचना का आवेदन के 30 दिन के भीतर अगर सूचना प्राप्त नहीं हुई है, या सूचना प्राप्त हो गई है लेकिन वह उस सूचना से क्या है, असंतुष्ट है, तो वह क्या कर सकता है, प्रथम अपील कर सकता है। ये प्रथम अपील छोटे लेवल पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को जाएगी। ठीक है। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है, अगर सूचना के संदर्भ में कोई निर्णय निकालता है और उस निर्णय से आप असंतुष्ट हो, ठीक है, तो वो जो निर्णय देना है प्रथम अपीलीय अधिकारी को, वो 45 दिन के भीतर देना पड़ेगा। मतलब जो अपील की गई है द्वितीय, वो 45 दिन के भीतर भीतर आपको निर्णय देना रहेगा। और अगर आप वो निर्णय से असंतुष्ट हो तो आप फिर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और पूर्ण रूप से टेन्योर की बात करें या समय की बात करें तो 90 दिन रहता है। क्लियर है। तो ये अपील के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। राज्य और केंद्र दोनों के संदर्भ में ये कॉमन है ना। प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। धारा 20 की बात करते हैं, जो कि शास्ति से रिलेटेड है। और शास्ति का मतलब क्या होता है, पेनल्टी होती है। मतलब क्या है कि भैया राज्य सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, तो इन सब में अपील आप करोगे ही सही, अधिकारी ही रहेंगे सब जगह। मान लो कोई अधिकारी ने जानबूझकर आपको गलत सूचना दी, आधी अधूरी सूचना दी, ठीक है, पैसे लेकर सूचना दी, या आपको भ्रम में डाला, किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उसके संदर्भ में शास्ति या पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। और ये पेनल्टी किस प्रकार से रहेगी, आरोप सिद्ध होने तक 200 पर, है ना, आरोप सिद्ध होने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी रहेगी, जो कि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। यह है धारा 20 शास्ति के संदर्भ में बात करता है। 25 क्या है, तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग प्रॉपर कार्य ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, योजनाओं के संदर्भ में कोई भी चीज है उसके संदर्भ में मॉनिटरिंग कर सकता है, वो 25 में बोला गया है। और इस प्रकार से अधिनियम आपका होता है खत्म। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता और नहीं है। लेकिन अभी एक भाग बचा है जहां से ही तो कठिन प्रश्न आते हैं। ये तो एक भाग हो गया जो पूर्ण रूप से समझने के संदर्भ में था, सब समझा दिया। लेकिन प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था, लिस्ट आ जाए, कार्यकाल आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो अब हम कोरिलेशंस में चलेंगे, क्योंकि अब समय आता है कोरिलेशन का। इससे पहले एक बार जितना भी पढ़ा है उसमें कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, है ना, और उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहली बात क्या, 15 जून 2005 को पारित हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। 15 दिन पुरानी सूचना, जूनी सूचना 12 बार दी गई, है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या उद्देश्य थे, सूचना प्राप्त, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेह बनाना, सब कुछ A to Z बात बता दी आपको। मध्य प्रदेश में गठन, तो अध्याय 4 धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 सब बता दिया। ठीक है, कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं, 2 अनुसूचियां, सब बता दी गई है बात। यहाँ पर संगठन बता दिया है मैंने कि 22 अगस्त 2005 को धारा 15(1) के तहत किया गया। संरचना 15(2) में आपको बता दी गई है कि एक राज्य मुख्य सूचना आयोग होगा, अतिरिक्त होंगे जो 10 से अधिक नहीं हो सकते, आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त अपन जो देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, या आगे आएगा, इसे ही पढ़ना ही है अपने को।
नियुक्ति की प्रक्रिया 15(3) में बता दी कि भैया राज्यपाल नियुक्त करेगा, एक समिति होगी जो मुख्यमंत्री रहेगा, अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, है ना। योग्यताएं मैं आपको बता चुका हूं 15(5) में। तो ये सब कुछ ऐसे विभाग या सब्जेक्ट्स है जिनका क्या होना चाहिए, प्रख्यात या व्यक्ति हो, है ना, नॉलेजेबल, उनको कर सकता है। अपात्रताएं मैंने आपको 15(6) के तहत पूर्ण रूप से बता दी कि क्या क्या अपात्रताएं रहेंगी। टोटल A to Z हो गया है ना। 15(7) के अनुसार मैंने मुख्यालय बता दिया है कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यालय भोपाल में है, जिसको सूचना भवन कहते हैं। 22 जुलाई 2012 को क्या किया गया, स्थापित किया गया। पूर्ण रूप से बातें बता दी गई। राज्य मुख्य सूचना आयोग के संदर्भ में सेवा शर्तें पदावधि बता दी गई है। 16(1) 16(2 में 5 वर्ष थी, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये मूल अधिनियम पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि मूल अधिनियम में क्या प्रावधान था, 2019 में क्या संशोधन किए गए, और 2019 में ही फिर एक नोटिफिकेशन अधिसूचना आई जिसके संदर्भ में चेंजेस कर दिए गए। तो इसको भी सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा दिया गया है। और इन्हीं सिस्टमेटिक रूप के बाद आपको 16(1) 16(2) में पूर्ण रूप से सभी बातें पता चल जाएंगी। 16(3) पढ़ा दिया है, 16(4) पढ़ा दिया है, वेतन भत्ते में 16(5) में लिख दिया है। कृपया आगे देखें जिससे आप क्लियर कट समझ ही जाएंगे। हटाया किस प्रकार से जा सकता है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। और मूल अधिनियम में और बाकी सब में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सभी बातें भी मैंने आपको बता दी, है ना। 18 मैंने आपको बता दिया है पावर शक्तियां रहेंगी। 19(1) और 19(3) के तहत मैंने आपको प्रथम अपील, द्वितीय अपील बता दी, है ना। 30 दिन 45 दिन में निर्णय नहीं दिया है। द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर दायर की जा सकती है। A to Z ये भी क्लियर कट हो चुका है, ठीक है। शास्ति के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया है 250 प्रतिदिन 25,000 रुपए। और अधिनियम की धारा 25 मॉनिटर से रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, पहली और दूसरी अनुसूची भी आप देख लो, बहुत आसान है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम के तहत 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची क्या है, तो पहली अनुसूची ये बोलती है कि किसी राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो राज्यपाल के सामने शपथ लेंगे, तो उस शपथ का प्रारूप किस प्रकार से रहेगा वो बताया गया है पहली अनुसूची में। पूर्ण रूप से फॉर्म या प्रोफार्मा उसका दिया गया है, उसको पढ़कर ही दिया जाता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आरटीआई एक्ट की धारा 24 जो है ना, 24 में ऐसी बात बोली गई है कि कुछ विभागों को या कुछ डिपार्टमेंट को या कुछ संस्थाओं को सूचना के दायरे से बाहर रखा गया है। यह धारा 24 बोलती है, महत्वपूर्ण बात है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 24 बोलती है कि कुछ विभागों को सूचना के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, लीक हो सकती है, इसलिए यहाँ से आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। और कौन कौन से विभाग होंगे वो दूसरी अनुसूची में बताया गया है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये सभी जो है इनसे सूचना, ये सब सूचना के दायरे के अंतर्गत नहीं रहने वाले हैं। चलिए, अब आता है सब कुछ कोरिलेशन के संदर्भ में बातें। ये आप देख रहे होंगे अभी तक जितने भी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं उनकी बात यहां पर कही जा रही है। अभी आप देखो, ये जो है ना, ये मुख्य सूचना आयुक्त है पूर्व, ये भी यहां पर वर्तमान नहीं है। तो वर्तमान अपन पढ़ेंगे अभी आगे, उनको भी कोरिलेशन से ही खत्म करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले कौन थे, श्री TN श्रीवास्तव, फिर पदम पाणी तिवारी, फिर इकबाल अहमद, फिर KD खान और AK शुक्ला। क्लियर है बात, ये 5 है। अब प्रश्न कैसा आएगा, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के, और कठिन बनाना है तो इस प्रकार से आ सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त को उनके कार्यकाल के अनुसार जमाए, मतलब शुरुआत से अंत तक 4 दे देंगे, या पहले से अंत से लेकर शुरुआत, इस प्रकार से भी जमाया जा सकता है। और एक और प्रश्न आ सकता है, पहले मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना था, बाकी का नहीं याद रखना है, और वर्तमान वालों की नियुक्ति किस दिन हुई थी। ये 3-4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो, याद करवाता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान है ना। आप इसको इस प्रकार से याद रखो,
जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में क्या पढ़ाया था, लोहा है ना, लोहे का गेट खोला, गोपाल की शरण में गए, आदित्य ने विजय और जीत की राय रखे, भगवान बोले परसों आना, अभी वसंत का समय चल रहा है, मन मार के आ गया। और मैंने आपको ये बताया, ये लोहे वाली कोरिलेशन हम कैसे याद रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो मैंने आपको बोला था लोहे के चने चबवा दिए, तो लोहे से लोहानी वाला कोरिलेशन, चने मतलब निर्वाचन, ये आपको उससे संबंध कनेक्ट हो जाएगा। अब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो, और 10 में से 8 लोग सुबह सुबह सूचना पढ़ते हैं, तो टी मतलब चाय पीते पीते, सॉरी, चाय पीते पीते पढ़ते हैं, टी पीते पीते पढ़ते हैं, है ना, तो सूचना से टी वाला कोरिलेशन कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे याद रखो, आसान है, बहुत सिंपल है, बस 3-4 बार रिवाइज कर लेना, बजाय इनको घोटने की। कितनी बार भी घोट लोगे भूल जाओगे, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उनको लिख लेना, याद करोगे आराम से हो जाएगा रिवाइज करने में। तो ऐसे याद रखो, टी में वास्तव में एक टी है, उसमें वास्तव में बहुत एडल्ट्रेंट्स मिले हुए हैं, मिलावट है। कैसे, एक टी में वास्तव में पानी भी मिला है, पानी, ठीक है, एक बाल भी मिला हुआ है जिसको किसी भी प्रकार से और उसमें कीड़ा भी मिला हुआ है ना, ये 3 चीजें मिली हुई है, याद रखना, पानी, बाल, पानी, एक बाल और कीड़ा। कैसे याद रखोगे, टी में वास्तव में पानी मिला हुआ है, एक बाल मिला हुआ है और एक कीड़ा मिला हुआ है जो कि खाया नहीं जा सकता। क्लियर है बात, याद हो जाएगा। रिपीट करता हूं, एक टी में वास्तव में पानी मिला हुआ है, ठीक है, एक बाल मिला हुआ है और एक कीड़ा मिला हुआ है जिसे खाया नहीं जा सकता। ये याद हो गए आपको पूरे के पूरे। तो TN श्रीवास्तव, पानी से पदम पानी आ ही जाएगा। अब दिमाग उत्तर देने लग जाएगा, आप भले किसी से याद करने के बाद किसी से अपने घर में बोलना कि मुझसे अपने पर अनुसार प्रश्न बना के ऑप्शंस देके पूछो, सीधा उत्तर आएगा, बजाय सीधा इन नाम को रटोगे, ठीक है। तो पानी से पदम पानी, इकबाल से इकबाल, सीधा सीधा इकबाल अहमद, और कीड़ा खाया से केडी खान। अब ये आपको सब पढ़ाया किसने है, तो अमित शुक्ला ने, A.K. शुक्ला, अमित कुमार शुक्ला, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो अमित कुमार वास्तव में नाम नहीं है इनका, है ना, A.K. शुक्ला, मतलब मेरे नाम के हिसाब से याद करवा रहा हूं, A.K. शुक्ला। आप इसको इस संदर्भ में भी याद कर सकते हो, टी में वास्तव में पानी था, एक बाल था, एक कीड़ा था जिसको खाया नहीं जा सकता, किसके द्वारा, A.K. शुक्ला के द्वारा, है ना, शुक्ला सर के द्वारा, उसमें एक शुक्ला के द्वारा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये हो गया आपका पूर्ण रूप से खत्म, बहुत ही आसान। अब देखो 15, आप देख सकते हो कि 14 अक्टूबर 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2006 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। आप ये सोचो कि कब अपन ने 12 अक्टूबर 2005 को गठन हुआ था, लागू हुआ था क्या, RTI एक्ट, उसके 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या किया गया था, की नियुक्ति की गई थी। बस ऐसे याद रखो, 12 अक्टूबर को लागू हुआ था, तो उसके 2 दिन बाद मुख्य सूचना आयुक्त क्या हो गया था, नियुक्त हो गया था। तो 14 अक्टूबर 2005 ये खत्म हो गया, और 16 दिन आगे बढ़ा दो, उसी दिन, है ना, उसी महीने और अगले साल, लेकिन 16 दिन बाद, तो 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर ही अक्टूबर चलेगा, 14 अक्टूबर 2005 और अंतिम दिन 31 अक्टूबर, लेकिन वर्ष अगला 31 अक्टूबर 2006। इनका कार्यकाल भी याद हो गया, बाकी के कार्यकाल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया पूर्ण रूप से अब तक के जितने भी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं उनके नाम और पहले वाले का कार्यकाल याद। अब वर्तमान में, अच्छा वर्तमान से पहले 2 बातें और याद रख लो कि हमको ये पता है मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ अन्य सूचना आयुक्त भी रहते हैं। तो शुरुआती स्तर पर कुछ जो अन्य सूचना आयुक्त थे जिनकी सबसे पहली नियुक्ति हुई थी, ये सबसे कठिन प्रश्न में रहेगा, और 10 में से 1 व्यक्ति कर दे तो कर दे, वो भी तुक्के में। याद रखिएगा, दिनेश चंद्र जुगरान और महेश पांडे जो है ये शुरुआती सूचना आयुक्त थे
प्रथम सूचना आयुक्त तो मुख्य सूचना आयुक्त तो हम टी एन श्रीवास्तव देख ही लिए, लेकिन शुरुआती स्तर पर जो अन्य सूचना आयुक्त थे शुरुआत में वो ये थे दिनेश चंद्र जुगरान और महेश पांडे। ये सूचना आयुक्त भी हो गए आपके खत्म। अब वर्तमान में मैंने आपको बताया कि एक मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं। तो वर्तमान में 3 राज्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश सूचना आयोग में और एक मुख्य सूचना आयुक्त है। तो पहले वाले की तारीख मैंने आपको बोली थी, याद रखना, 16 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2005। उसी प्रकार से प्रश्न ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस समय की गई, तो वो ये है 18/9/2024। ये कठिन प्रश्न रहते हैं, ये हर कोई नहीं करके जाता है। और आप प्रश्न देख लो, मैं तो 2020 से आपको ये बोलता आया हूं कि ये पढ़ना, पढ़ते रहना और हमको देखते हुए मेरे तो सीधे सीधे नोट्स को कॉपी पेस्ट किया गया है बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा। आप मतलब मुझे तो बच्चे बताते हैं लाइन बाय लाइन है, जो कि हमने 2019-20 में ही बना दिए थे। ये सब इतने डिटेल नोट्स कॉपी ये तो अब बनना शुरू हुए, फिर भी लेवल अभी तक हमारे बराबर का नहीं है ना। तो ये प्रश्न हर कोई नहीं पढ़ के जाएगा, आपको जरूर पढ़ के जाना है। 18/9/2005 मतलब 2024, 18 सितंबर 2024 को वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त, तो विजय यादव जी है। और वर्तमान में जो अन्य सूचना आयुक्त है वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी, ओमकार नाथ। और यहां पर ब्रैकेट में हमेशा ऐसी जगह लिख लिया करो कि एग्जाम के टाइम अपडेट कर लेना है या देख लेना है 10-15 दिन पहले, क्योंकि 10-15 दिन पहले का करंट ही 15 दिन मैक्सिमम से बाद का करंट नहीं आता है। जैसे आपकी एग्जाम आज से 15 दिन बाद है, तो आज एक बार अपडेट चेक कर लो, नहीं बदला है तो वही आएगा पुराना वाला, लेकिन अगर बदल गया है तो लिख जरूर लेना ताकि आगे भी काम आए। ठीक है, तो यहां पर ऐसा अपडेट लिख लेना। आप कैसे याद रखोगे, तो विजय की, वंदना की, शंकर और ओमकार से, ये खत्म हो गए नाम। क्या था इसमें, नाम याद करोगे, विजय यादव, विजय, वंदना गांधी, उमाशंकर। भूल जाओगे आप, कितना भी रट लेना, एक समय ऐसा आएगा दिमाग भुला देगा। लेकिन कोरिलेशन याद कर लोगे तो एग्जाम में आपको सीधा वहां पर रफ कॉपी में लिख लेना है। पीछे अगर प्रश्न आता है तो बना लिया, कोरिलेशन चेक कर लो, लिख दिया, मन में मत करो, है ना। ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, और बहुत बार रिवाइज कर लेना फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो विजय की वंदना करी शंकर और ओमकार से, तो विजय यादव, वंदना से वंदना गांधी, शंकर तो उमाशंकर और ओमकार तो ओमकार नाथ। ये हो गया भैया वर्तमान का भी पूर्ण रूप से खत्म। चलिए भैया, बचता क्या है, तो एक ही बात बची है जो कि बहुत ही छोटी है, वो याद रखना। 2 अधिनियम है, पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश एक मिनट, मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार, फीस तथा अपील, मतलब इससे संबंधित एक अलग से नियम बताया गया है कि क्या फीस ले सकते हैं सूचना लेते समय, है ना, क्या नियम है अपील के संबंध में। उससे संबंधित एक नियम आया था जो वर्ष 2005 में ही आया है। और एक है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत भर्ती की बात करें और सेवा जो है, जो भर्ती होती है, सेवा होती है, उससे रिलेटेड कुछ नियम आए हैं शर्तों से संबंधित। ठीक है, इसका वर्ष क्या है, 2012 है। तो प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार, फीस तथा अपील नियम का वर्ष क्या है, तो 2012। या ये आ सकता है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भर्ती तथा सेवा के सामान्य शर्तें नियम का वर्ष क्या है, 2012। और इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भी होता है पूर्ण रूप से समाप्त। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से क्रिस्प नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, जहां समझाया है बेहतरीन तरीके से समझो, जहां बोला है कोरिलेशन से करना है उन कोरिलेशंस को लिखो, याद करो बेहतरीन तरीके से। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। समझने वाले तो समझ के सही कर ही दोगे, मूल दिक्कत आती है तथ्यों में। और इसी प्रकार से चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी टॉपिक हो, इसी प्रकार से हम सब कुछ आपको पढ़ाना शुरू कर दिए हैं।
और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बस काम आपको एक ये करना है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर ज़रूर कर दे और हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर है ऐड हो जाए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड, लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि हमेशा की तरह सबसे ऑथेंटिक और इन डेप्थ जानकारी के साथ हमने ही पढ़ाना शुरू किया था और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।